प्रोफेसर रविकांत, अब एक अहम मुद्दे पर आते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। दरअसल इस चुनाव में और पिछले 3 महीने से, और मैं भी हूं इसके लिए जिम्मेदार, मैं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं, बीएसपी को कमतर आंका जा रहा है कि बीएसपी तो गई, कोई गूंज है नहीं। 19 से 22% वोट बैंक बरकरार रखा है बीएसपी ने, और उसमें जाटव वोट बैंक तो सॉलिडली साथ रहता है, नॉन जाटव वोट बैंक का भी एक बड़ा पुट। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपका विश्लेषण चाहूंगा। बुंदेलखंड की बात करते हैं। 19 की 19 सीटें बीजेपी पिछली बार जीत गई। इस बार ये 13 सीटों पर इस चरण में मतदान हुआ है। बीएसपी यहां एक हमेशा से बड़ी ताकत रही थी। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, दलित मुस्लिम गठजोड़, बुंदेलखंड में भी गूंज होती थी हाथी की। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, ये डायरेक्ट फाइट, क्या ये मीडिया क्रिएशन है और कुछ चीजों को क्या हम नजरअंदाज कर रहे हैं? प्रोफेसर रविकांत। संदीप जी, मैं बुंदेलखंड के बारे में एक जुमला कहना चाहता हूं। आजकल जुमलों का जमाना है कि टेलीविजन पर भारतीय जनता पार्टी है, रैलियों में समाजवादी पार्टी है, लेकिन बूथ की लाइन पर बहुजन समाज। ये मोटे तौर पर मैं मूल्यांकन कर रहा हूं बुंदेलखंड की। आपने कहा कि 3 महीने पहले हम लोग आकलन नहीं कर पा रहे थे। मैं खुद भी उनमें शामिल था कि बहुजन समाज पार्टी हमको कहीं नहीं दिख रही थी, और वो परिस्थितियां हैं, उनका उल्लेख करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे इतना समय नहीं है। दलितों के उत्पीड़न से लेकर के और सरकार ने जितनी भी नीतियां बनाई, चाहे लव जिहाद से लेकर के और ठोक देने वाली नीतियां, उस पर मायावती ने बहुत मुखर कोई अपना वक्तव्य नहीं रखा, बल्कि वो कभी कभी कांग्रेस और सपा को घेरती हुई नजर आई। तो हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद वो सीबीआई और ईडी या और सरकार के दूसरे दबावों के चलते वो कहीं प्रेशर में है। लेकिन पिछले 2 महीने में वो जो कर रही थी उसको हम लोगों ने समझा नहीं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इस बीच में बहुत मजबूत किया, उनको एक्टिव किया, और साथ ही साथ उन्होंने जातिगत समीकरण पूरे उत्तर प्रदेश के फिर से खंगालने की कोशिश की और वहां पर विधानसभा प्रभारी बनाए। बीएसपी की रणनीति होती है कि पहले वो प्रभारी बनाते हैं और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो उसे प्रत्याशी में तब्दील करते हैं। ये मायावती ने काम किया उस वक्त जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी में टिकट की मारामारी के लिए लोग यहाँ डेरा डाले हुए थे 15-15 दिन तक, जितने भी प्रत्याशी थे, जो दावेदार थे, और भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा चल रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या सरकारी बहुत सारे आयोजन चल रहे थे। उस समय मायावती ये काम कर रही थी, और उसी का परिणाम ये हुआ कि अचानक वो चुनाव के ठीक पहले बहुत मजबूत स्थिति में दिखने लगी, क्योंकि उन्होंने सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त रखते हुए बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारे थे। और बुंदेलखंड में उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि आज की जो 13 सीटें हैं उनमें से 10 सीटों पर सीधे मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी है। 3 सीटों पर वो मुझे लगता है कि तीसरे पोजीशन पे है, अदरवाइज वो 10 पर सीधे लड़ रही है और अधिकांश सीटों पर वो बीएसपी अगर मजबूती दिखाएगी जिसे राष्ट्रीय मीडिया प्रोफेसर रविकांत पकड़ नहीं पा रहा है, तो बीएसपी की मजबूती, इसका मतलब ये सीधी सीधी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट नहीं है। ये किसके लिए नुकसान की खबर है, बीजेपी के लिए कि समाजवादी गठबंधन के लिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा बनाया था, मुझे लगता है कि मीडिया से लेकर के बहुत सारे लोग भी उस एजेंडे के शिकार हुए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये थी कि इस चुनाव को हम 1 to 1 बनाएं, और 2 ध्रुवीय चुनाव करने में फायदा उनका ये था कि समाजवादी पार्टी पर आसानी से वो आपके मुसलमानों को संरक्षण देने और यादवों की दबंगई का सीधे सवाल उठा सकते थे, माने कानून व्यवस्था का सीधे सवाल वो उठा सकते थे, और ये उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के अब तक उन्होंने किया है। बीएसपी के बारे में यह था कि मायावती ने जो साइलेंट रह करके जो रणनीति बनाई, उसमें कानून व्यवस्था के मामले में आप 7 से 12 का उनका रिजीम देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है। मायावती का काम आप लखनऊ में देखिए, जिस लखनऊ में आज प्रोफेसर रविकांत, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। मायावती मजबूती दिखाती है, 19 से 22% का अपना वोट बैंक अगर वो बरकरार रखती है, मुसलमान भी उनको वोट देते थे, वो तो थोड़ा दरकेगा, पर हल्की फुल्की फिसलन के साथ मजबूती दिखाती है अगर बीएसपी,
खतरे की घंटी किसके लिए बजाती है, बीजेपी के लिए या समाजवादी गठबंधन के लिए? सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि नॉन जाटो दलित जातियों पर अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया, छोड़ पासी को। और आज जहां पर चुनाव है, यहां पासी बेल्ट नहीं है। अखिलेश यादव वो उसी जो मायावती के जो साइलेंट जो रणनीति थी उसके जाल में फंसे। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी ने जाटो वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत सारे नेताओं को अपने साथ वो लेकर के आए, संगठन में जगह दी। लेकिन जाटो के अतिरिक्त कोरी, धोबी, आपका सोनकर और आपका धानुक, ये जो तमाम जातियां हैं, खटीक, इन तमाम जातियों पर सपा ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर बीएसपी यहां पर लड़ाई में नहीं आती तो ये जातियां लौट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाती है और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होता, न कि भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन तीसरा विकल्प ये प्रोफेसर रविकांत, ये एक ट्रेडिशनल पारंपरिक एक सोच है कि भाई बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक जो है वो अगर नाराज भी होता है वो बीजेपी के पास जाएगा, साइकिल पर सवार नहीं होगा। लेकिन यहां पर कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि पिछड़ी जातियों में भी, नॉन जाटव दलित्स में भी जो नाराजगी है वो बीएसपी से, वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रही, गठबंधन की तरफ भी जा रही है। नहीं, वो नाराजगी की वजह से नहीं, जो कर्मचारी है और जो खास करके अम्बेडकराइट तबका है। अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई थी पिछले दिनों, उन्होंने बाबा साहब की फोटो लगाई और थोड़ा जो जाटव नेता है उनको वो लेकर के आए। लेकिन चंद्रशेखर से जो उनकी टसल हुई वो हम लोगों ने देखा, और दलितों की हत्या जैसे मामले पे भी अखिलेश यादव ने ट्वीट तक नहीं किया। तो जो लोगों में भरोसा पैदा होना चाहिए था, खास करके दलितों में, वो भरोसा नहीं पैदा हो पाया। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, बस हाँ या ना में मैं वो बड़ा सिंपल सवाल रख रहा हूं, और आप अगर नॉन कमिटल रहना चाहते हैं, मैं अपने 6 के 6 मेहमानों से ये सवाल पूछ रहा हूं। 3 चरण के बाद, आशुतोष आपसे शुरू करता हूं, 3 चरण के बाद मैं पूरे चुनाव का अभी विवेचना नहीं चाह रहा हूं और ना आपको मैं भविष्यवक्ता बनने के लिए कह रहा हूं। 3 चरण के बाद कौन आगे दिखता है, या बहुत कांटे की टक्कर है, टू क्लोज टू कॉल? नहीं, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना ही चाहिए मुझे जवाब। संजय कुमार। तो पुराने आंकड़ों को देखें, 2017 के आंकड़ों को देख रहा हूं, तो मुझे लगता है अभी भी बीजेपी, समाजवादी पार्टी ऊपर बढ़ रही है, लेकिन अभी भी एज बीजेपी को दिखाई पड़ रही है। विष्णु। संजय जी की बात को रिपीट ही करूंगा कि जो पिछले आंकड़े हैं तो उनको आप बहुत आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में इतने जाति समीकरण या इस तरीके से चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, मतलब अभी बीजेपी की बढ़त है। शरद, बड़ा सीधा बढ़त है। छोटा सा हेडलाइन चाहिए मुझे, अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने सफर किया है और मुझे समाजवादी पार्टी को एज दिख रही है। समाजवादी पार्टी को एज। लक्ष्मण, डॉक्टर लक्ष्मण। बिल्कुल, बीजेपी को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और सपा गठबंधन और बसपा, इन दोनों को बढ़त मिलते हुए दिख रही है। रविकांत बाबू। निसंदेह समाजवादी पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं।